मैंने धोती उतार कर उसमें अपना सारा जिस्म लपेट लिया। सिर्फ आंखें खुली थी। किसी ने सच कहा है कि नींद सूली पर भी आ जाती है। खुदा जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई और मैं उसी हालत में दरख्त की टहनी से टेक लगाए सो गया। चिड़ियों की चहकार से मेरी आंख खुल गई। दरख्तों में और दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी फैली हुई थी। मैं एक पल के लिए दम साधे वहीं बैठा माहौल का जायजा लेता रहा। सिवाय चिड़ियों की चहकार और परिंदों की बोलियों के वहां दूसरी कोई आवाज नहीं थी। दरख्त से उतरकर मैंने धोती बांधी, छुरी को कुर्ते की जेब में रखा, राइफल के चैम्बर को चेक किया। चैम्बर मैगजीन से भरा हुआ था। प्यास से हल्क खुश्क हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पत्थरों में पानी का छोटा सा झरना नजर आया। इस झरने में से शफाफ पानी बहकर एक जगह जमा हो रहा था। जी भरकर पानी पिया, मुंह धोया, खुदा का शुक्र अदा किया और अंदाजे से एक तरफ रवाना हो गया। ये सारे का सारा इलाका सतह मुर्तफा का था। नाहमवार पथरीली जमीन को दरख्तों ने ढांप रखा था। खुदा खुदा करके घना जंगल खत्म हुआ। सामने धूप की रोशनी में फैला हुआ ऊंचा नीचा घास का मैदान था, जिसके आखिर में एक जगह दरख्तों की छांव में कुछ झोंपड़े दिखाई दे रहे थे। इन झोंपड़ियों में एक जगह धुआं उठ रहा था। पास ही कुछ खेत भी नजर आए। मेरा लिबास सौराष्ट्र के आदमियों जैसा था, लेकिन मैं उन लोगों की जबान रवानी से बोल नहीं सकता था। ताहम एक हौसला था कि राइफल मेरे पास है। मैं झोंपड़ियों की तरफ चल पड़ा। ये सीधे साधे नीम जंगली देहाती थे। मैंने ये फर्जी कहानी सुनाई कि शिकारी हूँ, अपनी पार्टी से जंगल में बिछड़ गया था। उन लोगों ने मुझे मकई की रोटी और दूध पेश किया। ताज़ा दूध और मकई की रोटी ने मेरे जिस्म की खोई हुई तवानाई बहाल कर दी। उनकी जबान जंगली गुजराती जबान थी, जिसमें महाराष्ट्र प्रांत की बोली भी शामिल थी। उन्होंने कुछ बोलकर कुछ इशारों में मुझे बताया कि महाराष्ट्र की सरहद एक दिन और एक रात की मुसाफत पर है। मैंने एक दिन और एक रात वहां आराम किया। भरी हुई राइफल को मैंने अपने से अलग नहीं किया था। अगले रोज मैं ताजा दम था। जहां सुई धागे से मैंने अपने कपड़ों की थोड़ी सी मरम्मत भी कर ली। उनकी औरतें जो चांदी के जेवरात से लदी बंधी थीं, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। उन लोगों की मेहमान नवाजी मुझे हमेशा याद रहेगी। जब चलने लगा तो उन्होंने मकई की 4 मीठी रोटियां बांध कर साथ दी। मैंने हिंदुओं की तरह उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और अपने सफर पर रवाना हो गया। मैंने एक दिन और एक रात का ये पुरखतर जंगली सफर कैसे तय किया, कैसे सौराष्ट्र प्रांत की सीमा पार करके महाराष्ट्र की सरहद में दाखिल हुआ और फिर किन जान जोखों से मंजिलों पर मंजिलें तय करता रहा और महाराष्ट्र के एक छोटे से देहाती रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। अगर मेरी ट्रेनिंग और जफाकशी साथ न देती तो मेरा इन आदमखोर जंगलों से जिंदा निकल आना मुहाल था। जिस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लिबास तार तार था। मच्छरों के काटने की वजह से चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन राइफल और गोलियां अब भी मेरे पास थीं। मैं सीधा उस छोटे रेलवे स्टेशन मास्टर से जाकर मिला और उसे ये कहानी घर कर सुनाई कि मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ और अपनी शिकार पार्टी से बिछड़कर जंगल में भटक गया हूँ। मैं तमिल जबान में बात कर रहा था। मेरा रंग भी सांवला हो गया था। स्टेशन मास्टर नाटे कद का उधेड़ उम्र का मरहट्टा था। मैं तमिल जबान बड़ी रवानी से बोल रहा था। स्टेशन मास्टर को मेरी दास्तान पर लाजमी तौर पर यकीन करना ही पड़ा। वो मुझे अपने छोटे से क्वार्टर में ले गया, जहाँ उसकी पत्नी मौजूद थी। मुझे हैंडपंप के नीचे नहाने को कहा गया, नए कपड़े पहनने को दिए गए, खाना खिलाया गया। कई दिनों के बाद चाय पीने को मिली। स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया कि ये महाराष्ट्र का नामापल्ली रेलवे स्टेशन है। मैंने उसे कहा कि बंबई में मेरे बड़े भाई कृष्णमाचारी जी रहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। आप मुझे किसी तरह बंबई शहर पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने नहाने के बाद उन पर असर डालने के लिए पूजा पाठ भी की और तमिल जबान में रामायण के कुछ श्लोक भी ऊंची आवाज में पढ़े। माथे पर केरला के आचार्यों की तरह वैष्णु देवता के तिलक भी लगाया। यह स्टेशन मास्टर वैसे ही बड़ा नेक दिल था। उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मुझे नामापल्ली से बंबई तक का एक रेलवे पास बना देगा। बोला, तुम ये पास रास्ते में टिकट चेक करने वालों को दिखाते जाना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने उस मरहट्टे स्टेशन मास्टर के पास 3 रोज कयाम किया और फिर से ताजा दम हो गया। एक रात को मुझे ट्रेन में सवार करा दिया गया। मैंने स्टेशन मास्टर का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और उसे धन्यवाद कहा और ट्रेन मुझे लेकर बंबई की तरफ रवाना हो गई। ये भी काफी लंबा सफर था। रास्ते में कई मकामात पर ट्रेन बदलनी पड़ी। राइफल और गोलियों की बेल्ट अब भी मेरे पास थी। मुझे खूब मालूम था कि अभी एक अहम तरीन और खतरनाक मिशन मेरे सामने है। यानी बंबई में अपने खुफिया एजेंट हकीम सुलेमान शाह से मिलने के बाद मुझे बड़ौदा और अहमदाबाद के दरमियानी जंगलात में वाक़े पुराने किले के खंडरात से अगवाशुदा पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी जवां साल बेटी नौरीन को बरामद करके पाकिस्तान पहुंचाना है। और इस मुहिम में मुझे उस राइफल की अशद जरूरत थी। चुनाचे मैं राइफल को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। ट्रेन में महट्टे मुसाफिर मुझसे राइफल के बारे में पूछते तो मैं तमिल और गुजराती मिली हिंदी में उन्हें यही जवाब देता कि मैं शिकारी हूँ। वो बड़े हैरान होते, क्योंकि एक धर्मचारी और विष्णु का पुजारी शिकार का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन्हें ये कहकर चुप करवा देता कि मैं ब्रह्मु समाज का आचारी हूँ, जो गोश्त भी खाते हैं और मुर्गी भी मारते हैं। बहरहाल खुदा खुदा करके मेरा ये अजियतनाक सफर खत्म हुआ और एक रोज जबकि दिन अभी निकला हुआ था, ट्रेन भारत के सबसे खूबसूरत उरुसुल बिलाद बंबई शहर के अजीमुशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। इस शहर में मैं पहले भी आवारागर्दी कर चुका था।
मेरे लिए ये कोई नया शहर नहीं था। नेक दिल मरहट्टा स्टेशन मास्टर ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, जिनमें से सिर्फ मेरे पास 3 रुपए ही बाकी बचे थे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने एक विक्टोरिया वाले से चरनी रोड जाने को कहा। उसने कहा, आचार्य जी 5 रुपए लूंगा। मैं बंबई के भूरी बंदर रेलवे स्टेशन पर उतरा और जहां से चरनी रोड काफी दूर था। 5 रुपए किराया ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 रुपए थे। मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता था कि विक्टोरिया वाले को ये पता चले कि मैं चरनी रोड पर हकीम सुलेमान शाह की मतब पर गया हूँ। मैंने कहा कि मुझे चरनी रोड से पीछे उतार देना, 3 रुपए दूंगा। वो राजी हो गया। रास्ते में मुझसे पूछने लगा, आचार्य जी तो जीवन हत्या नहीं करते, फिर आप ये बंदूक किस लिए उठाए फिर रहे हैं? मैंने कहा कि ये बंदूक मेरे एक भाई बंद की है, उसे देने जा रहा हूँ। बंबई का मौसम बहुत खुशगवार था, धूप निकली हुई थी। बंबई की आलीशान सर्वफलक इमारतों में दिन की रोशनी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सड़कों पर लोगों का हुजूम चल फिर रहा था। विक्टोरिया नबी तुली रफ्तार से चल रही थी। मुझे सोचने का मौका मिल गया था। विक्टोरिया टुक टुक करती सड़क पर चली जा रही थी। ये चर्च रोड थी। यहाँ से 2 सड़कें गुजरने के बाद चरनी रोड आ जाता था। चरनी रोड के कोने पर पहुंचकर मैंने विक्टोरिया वाले से कहा, बस भैया मुझे यहीं उतार दो, मेरे 3 रुपए यहाँ खत्म हो गए। विक्टोरिया वाला, जिसने तुर्की टोपी पहन रखी थी, ऊपर गद्दी पर बैठे बैठे मुस्कुराकर बोला, स्वामी जी कोई बात नहीं, मैं आपको चरनी रोड पर ही पहुंचाए देता हूँ। लेकिन मैं एहतियात के तौर पर चरनी रोड के नाके पर उतर गया। मैं कुशादा सड़क के दोनों तरफ चाय के होटल और दुकानों के बोर्ड पढ़ता आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर चला जा रहा था। आधी सड़क तय करने के बाद मुझे फुटपाथ पर एक जगह सुलेमानिया दवाखाना का छोटा सा उर्दू में लिखा हुआ बोर्ड नजर आया। यही मेरी मंजिल थी। दवाखाने की एक छोटी सी ड्योढ़ी थी। एक जानिब कमरे में गोल मेज पर अखबारात रखे थे। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे। यह हकीम साहब की लाइब्रेरी थी। आगे सामने दवाखाने का दरवाजा था। मैं दवाखाने में दाखिल हो गया। एक नौउम्र लड़का फर्शी नशिस्त के पास बैठा दवाइयों की पुड़िया बांध रहा था। हकीम साहब की नशिस्त पर एक पुरानी वज़ा की संदूकची रखी थी। हकीम साहब खुद मौजूद नहीं थे। मैं वहीं नशिस्त के करीब दरी पर बैठ गया और लड़के से कहा, बच्चा जाकर शाह जी से कहो स्वामी जी बड़ी दूर से इलाज करवाने आए हैं। लड़का बड़ी बेनियाजी से बोला, शाह जी 10 बजे से पहले बाहर नहीं आते। मैंने अपने पेट को दोनों हाथों से दबाते हुए कहा, बच्चा मेरे पेट में बड़ा दर्द है, जाकर हकीम जी को बुला, दर्द से मरा जाता हूँ। मैंने अदाकारी शुरू कर दी। लड़का मेरी अदाकारी से कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गया। जल्दी से उठकर दुकान के अकबी हिस्से में गायब हो गया। मैंने दवाखाने का जायजा लिया। मामूली सा दवाखाना था। लकड़ी के खानों में किस्म किस्म के लेबलों वाली दवाइयों के डिब्बे और बोतलें रखी थी। दीवार पर गांधी और पंडित नेहरू की तस्वीरें भी लगी थी। लड़के ने वापस आकर कहा, शाह जी आ रहे हैं, और वो दोबारा पुड़िया बांधने में मसरूफ हो गया। मैंने दर्द की अदाकारी जरा कम कर दी। थोड़ी देर बाद लड़के ने मेरी राइफल की तरफ इशारा करके पूछा, क्या आप शिकारी हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बच्चा, मैं शिकारी नहीं हूँ, ये तो किसी की अमानत है, मैं तो चूंटी भी नहीं मार सकता, जैनी हूँ। थोड़ी देर बाद एक दुबले जिस्म वाला उधेड़ उम्र का सांवला सा आदमी कुर्ते पजामे में मलबूस हाथ में तस्बीह लिए दाखिल हुआ। उसका सर दरमियान से गंजा था और कनपट्टियों पर सफेदी आ चुकी थी। उसका चेहरा बता रहा था कि उससे मेरे आने पर कोई खुशी नहीं हुई। मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हकीम जी संदूकची के पास बैठ गए और नागवारी से बोले, स्वामी जी मैं 10 बजे दुकान पर आता हूँ। बाहर बोर्ड पर लिखा है, गुजराती में भी और हिंदी उर्दू में भी। खैर कहिए आपको क्या तकलीफ है? मैंने बड़ी लजाजत से कहा, शाह जी क्षमा करें, मैं परदेसी हूँ, पेट में बड़ा दर्द था, इसलिए आपको तकलीफ थी। हकीम जी ने मेरी तरफ देखे बगैर ही एक बोतल में से कोई माजून निकाल कर कागज पर डाली और मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, इसे चाट लें, अभी दर्द जाता रहेगा। मैंने माजून वाला कागज हाथ में लेकर उसे गौर से देखा और कहा, महाराज गांव में वेद जी ने कहा था कि अगर नीले रंग का मरवारेद मिल जाए तो दर्द फिर कभी नहीं उठेगा। नीले मरवारेद का सुनना था कि हकीम जी एक पल के लिए जहां बैठे थे वहीं पत्थर की तरह साकित हो गए, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ अब भी आंख उठाकर न देखा। जो लड़का पुड़िया बांध रहा था उसे कहा, अब्दुल जा चाय वाले से 2 चाय ले आ। लड़का वहीं काम छोड़कर दवाखाने से निकल गया। उसके जाने के बाद भी हकीम जी ने किसी तजस्सुस का इजहार न किया। संदूकची का ढकना उठाकर उसमें से कुछ तलाश करते हुए बोले, स्वामी जी जिस रंग के मरवारेद का आपने जिक्र किया है वो तो कहीं नहीं मिलता। मैंने आगे झुककर आहिस्ता से कहा, मुझे तो यही बताया गया था कि आपके पास नीला मरवारेद मौजूद है। हकीम जी ने संदूकची का ढक्कन बंद कर दिया। नशिस्त पर से एक कागज और पेंसिल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। बोला, जिसने आपको ये कहा था उसका नंबर लिख दें यहाँ। मैंने अपना वो खास कोड नंबर लिख दिया जो पाकिस्तानी चीफ ने मुझे बताया था और जिसकी खबर हकीम सुलेमान शाह को भी कर दी गई थी। कागज पर नंबर पढ़ते ही हकीम जी ने कागज को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर दिया। उठते हुए बोले, मेरे साथ आओ। वो मुझे दवाखाने के पीछे एक छोटे से कमरे में ले गए जहाँ दीवार के साथ मध्यम सा बल्ब जल रहा था और एक पलंग पर मैला सा बिछोना बिछा था। मेज पर टाइम पीस, अखबार, एक रिसाला, माजून की शीशी, चम्मच
और गिलास पड़ा था। एक पुरानी सी कुर्सी पलंग की पायंती के करीब ही रखी हुई थी। हकीम जी ने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया, मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, खुद पलंग पर बैठ गए। बोले, उसका नाम क्या था जिसने तुम्हें मेरे पास नीला मरवा रेत लेने के लिए भेजा है? मैंने आहिस्ता से कहा, अमजद। यह हकीम जी का आखिरी इम्तिहान था। उसके बाद वो मुतमईन से नजर आने लगे। मुझे राइफल और गोलियों की पेटी कोने में रखने को कहा। इतने में लड़का चाय के 2 कप ले आया। उसके आने की आहट पाते ही हकीम जी ने मेरी नब्ज पकड़ ली। लड़का चाय की कप रख कर चला गया। हकीम जी ने मेरी कलाई छोड़ दी और कहा, चाय पियो। कमरे में खामोशी छा गई। हकीम जी चाय का घूंट पीकर बोले, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैंने उन्हें बताया कि मैं सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के पुरखतर तवील दुश्वार गुजार जंगलों का सफर करके उनके पास पहुंचा हूं। उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। चाय का प्याला तपाई पर रखकर उठे, दरवाजा खोलकर बाहर गए। थोड़ी देर बाद वापस आए, दरवाजा बंद किया और पलंग पर बैठ गए। चाय का कप उठाया, एक घूंट भरा और संजीदा लहजे में बोले, हालात ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है। मैं सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, 2 रोज हुए पाकिस्तान से चीफ ने तुम्हारे लिए एक नया ऑर्डर भेजा है, तुम्हें कश्मीर जाना होगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी को निकाल कर पाकिस्तान पहुंचाना है। हकीम जी ने चाय का कप तपाई पर रख दिया, बंद दरवाजे की दर्ज में से बाहर झांका, फिर मेरी तरफ मुंह करके बोले, डॉक्टर आफरीदी वाला मिशन किसी दूसरे एजेंट के सुपुर्द कर दिया गया है। कश्मीर मिशन बहुत अर्जेंट और हंगामी मिशन है। तुम चूंकि कमांडो हो और पहले भी पठानकोट में एक कामयाब ऑपरेशन सर अंजाम दे चुके हो, इसलिए तुम्हें खास तौर पर इस मिशन पर भेजा जा रहा है। मैंने सवाल किया, क्या ये कोई मिलिट्री मिशन है? वो बोले, हाँ, ये बड़ा ही सीक्रेट, अहम और अर्जेंट फौजी मिशन है। मैं तुम्हें इसकी सारी तफसीलात बता दूंगा। पहले तुम मेरे इस बिछौने पर आराम करो, तुम सो जाओ। अब तुम अपने आप कोठरी से बाहर मत आना। ये कहकर हकीम जी दरवाजा बंद करके चले गए। नरम बिछोना मिला तो लेटते ही नींद आ गई। दोपहर के 1 बजे हकीम जी ने आकर मुझे जगाया। वो मेरे लिए खाना तैयार करके लाए थे। बकरे का गोश्त और रोटियां थीं। मैंने खूब सैर होकर खाया। हकीम जी ने मतलब की कोई बात न की और मुझे दोबारा सुला दिया। अब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। हकीम जी खुद मेरे लिए चाय ले आए। अब भी उन्होंने मेरे सीक्रेट फौजी मिशन के बारे में कोई बात न की। चाय पर वो मुझसे मेरी पुरानी मुहिम की तफसीलात सुनते रहे। जब रात हो गई तो उन्होंने मेरे साथ खाना खाया और कहा, मैं दवा खाने में सोऊंगा, तुम इसी पलंग पर आराम करो, मैं सुबह की नमाज के वक्त आऊंगा। हकीम जी फिर चले गए। बत्ती उन्होंने जाते ही गुल कर दी थी। मैं कुछ देर अपने नए फौजी मिशन के बारे में कयास आराइयां करता रहा कि जरूर कोई अहम मिशन होगा। कश्मीर में दुश्मन की किसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर या किसी अहम फौजी मोर्चे को उड़ाना होगा। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह की अजान हुई तो हकीम साहब ने मुझे जगा दिया। वो मेरे पास तस्बीह लिए खड़े थे। उठो बेटा, फजर की नमाज पढ़ लो, अजान हो रही है। मैंने वजू किया और थोड़ी देर बाद उनके साथ ही दवाखाने में सुबह की नमाज अदा की। उसके बाद हकीम जी मुझे अपने कमरे में ले आए। दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मुझे उसने पलंग पर बिठा दिया और खुद एक थैला लेकर कुर्सी पर बैठ गए। दीवार की बत्ती गुल कर दी गई। एक जगह मोमबत्ती रोशन थी। हकीम जी ने मोमबत्ती की रोशनी में थैले में से जम्मू कश्मीर का एक कॉपी साइज का नक्शा निकाल कर मेरे सामने रखा। ये नक्शा हाथ से बनाया गया था और 3 जगहों पर सुर्ख निशान थे। हकीम जी ने एक सुर्ख निशान पर उंगली रख कर कहा, तुम्हें इस जगह पहुंचना है। आगे जिन 2 जगहों पर सुर्ख निशान बने हैं वो तुम्हारे टारगेट हैं, लेकिन इन जगहों तक वो कमांडो जवान तुम्हारी रहनुमाई करेंगे जो तुम्हें पहले वाले सुर्ख निशान की जगह पर मिलेंगे। पहले वाले सुर्ख निशान की जगह का नाम जम्मू शहर था, जो कश्मीर जाते हुए भारत की एक जबरदस्त छावनी थी। हकीम जी ने मुख्तसर मगर बड़े जामे अल्फाज में एक एक लफ्ज पर जोर देकर मुझे जो तफसील बताई वो महज इतनी थी कि मुझे शेरा वाली माता के भगत के भेस में बंबई से फौरन जम्मू कश्मीर शहर पहुंचकर बाग जोगियां वाले के दरवाजे पर एक झोंपड़ी में संत माता दास से मिलना होगा। वो बोले, संत माता हमारा अपना आदमी है, वो तुम्हें नक्शे वाले दूसरे सुर्ख निशान तक ले जाएगा। उसके बाद तुम्हें जो कुछ करना होगा वो तुम्हारा मिशन होगा और इस मिशन के बारे में तुम्हें दूसरे सुर्ख निशान पर मिलने वाले 2 कमांडोज बताएंगे। मुझे सिर्फ इतना ऑर्डर मिला है कि तुम्हें यहाँ से जम्मू कश्मीर शहर के बाग जोगियां वाले तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद करूँ। मैंने पूछा कि क्या हमें इस मिशन में किसी फौजी तले को हिट करना होगा? इसके जवाब में हकीम जी ने नक्शा वापस थैले में डालकर थैले को तपाई के नीचे एक खुफिया जगह में छुपा दिया और बोले, मैं कुछ नहीं जानता, सारी तफसील तुम्हें वो दोनों कमांडोज बताएंगे जो दूसरे सुर्ख निशान वाली जगह पर तुम्हें मिलेंगे। नक्शे पर जो तीसरा सुर्ख निशान तुमने देखा है वो तुम्हारा टारगेट है। अब तुम तैयारी शुरू कर दो। तुम इस वक्त जुनूबी हिंद के एक कचारी के भेस में हो। तुम्हें ये हुलिया बदल कर जम्मू की देवी माता शेरावाली के भक्त का भेस इख्तियार करना होगा। तुम अमृतसर की पंजाबी बोलोगे और ये जाहिर करोगे कि तुम अमृतसर से माता शेरावाली के दर्शन पर आए हो और अब दर्शन करने के बाद जम्मू के बाग जोगियां वाले में अपने धर्म भाई संत माता दास के पास ठहरे हुए हो। उसी रोज मैंने बड़ी हुई दाढ़ी मूछें साफ कर दी। मेरा सर भी मूंड दिया गया। माथे पर से सफेद तिलक की लकीरें मिटाकर माता शेरावाली के चंद्र यानी केसर की 3 मुतवाजी लकीरें डाल दी गईं। गले में रेठों की माला डाल दी गई।
जोगिया रंग की धोती और उसी रंग का लंबा चोगा पहन लिया। हकीम जी कहीं से मेरे लिए एक लोहे की छड़ी ले आए जिसके सिर पर त्रिशूल बना हुआ था। ये सारा मेकअप हकीम जी के बंद कमरे में ही किया गया। हकीम जी ने मेरी राइफल और गोलियों की बेल्ट संदूक में रख दी और कहा, कश्मीर कमीशन की तकमील के बाद अगर तुम जिंदा बचे तो सीधे मेरे पास यहाँ आ जाना। ये राइफल तुम्हारी अमानत इसी संदूक में रहेगी। उसके बाद तुम्हें ये बताया जाएगा कि तुम्हारा अगला मिशन क्या है।